हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा था और मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दिया था तुम्हें, है ना? इंटर ही कराया था, है ना? इंटर क्या होता है? एसोसिएशन है, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है एवरेज, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे आपको और साथ साथ बुकलेट का एग्जाम्पल जरूर करना, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बुकलेट के एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल करने हैं। हाँ भाई, अब नेक्स्ट लिखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम होता है चिलेशन। चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम होता है चिलेशन। चिलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग फॉर्म हो जाती है। देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन मॉलिक्यूल, फॉर्म विद इन मॉलिक्यूल, है ना? विद इन मॉलिक्यूल, अलग से मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये देखो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बेटा इसके बीच में, यहाँ पर ये, और हाइड्रोजन भी है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और हाइड्रोजन भी है ना? अट्रैक्शन कराओ, डेड डैश लगाओ, ठीक है? तो क्या होगा? देखो ये अट्रैक्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर नहीं, तो अट्रैक्शन होगा। अब ये रिंग फॉर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो गई। देखो जब भी 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, स्टेबल, स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? चिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ रिंग को चिलेशन बोलते हैं। रिंग फॉर्म होगी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, लिख लेना। चिलेशन का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रही सौरभ, ऐसा है क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? ठीक है सौरभ, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, उसको बोलते हैं चिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग, इसको बोलते हैं चिलेशन। देखो रिंग फॉर्म हो रही है, OH, और ये रिंग फॉर्म हो गई। कितने मेंबर रिंग है? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है, इसको बोलते हैं चिलेशन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, विद इन मॉलिक्यूल। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ये हो गया सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, CHO, ठीक है? देखो बेटा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर चिलेशन होता है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओगे आप, पैरा, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसके अंदर चिलेशन नहीं होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, नोट नीचे आ गए, इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसमें चिलेशन नहीं होगा, नो चिलेशन पैरा नाइट्रोफिनॉल में, ठीक है ना? सिक्स मेंबर रिंग से कम है, 5 मेंबर रिंग तब भी ठीक है, लेकिन 3 मेंबर रिंग है वो अनस्टेबल होती है। इसका रीजन तो मैं बता देता हूं, जरा समझने की कोशिश करना जल्दी, है ना? तो जैसे ये समझ लो एक बार, CH3 CH2 CH3, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या sp3 है। अगर रिंग बना दे हम इसका, ये रिंग बना दी, ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो ये टेंडेंसी होती है कि जो एंगल होता है हाइब्रिड एंगल, जैसे यहाँ पर हाइब्रिड एंगल क्या है? यहाँ पर हाइब्रिड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ कितना है? 60 है। तो ये क्या आ गया बेटा? इसके अंदर स्ट्रेन आ गया, एंगल स्ट्रेन होना चाहिए कितना? 109 डिग्री 28 मिनट है कितना? 60 डिग्री। तो स्ट्रेन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा, तो ये अनस्टेबल है 3 मेंबर रिंग।
4 मेंबर रिंग थोड़ा स्टेबल होगी, एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। और बताया है मैंने एंगल स्ट्रेन आपको पहले कराया हुआ है, एंगल स्ट्रेन या नहीं कराया हुआ है ना? ठीक है ठीक है। तो इसलिए 6 मेंबर रिंग बताया भी था आपको सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, 3 मेंबर रिंग सबसे कम स्टेबल होती है, ये मैंने बताया था, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है। चलो बता दिया है पहले मैंने आपको। अब आप देखो, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ। ये एक एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और हमने बी ले लिया पैरानाइट्रोफिनॉल OHNO2। इन दोनों में आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। सोच समझ के। तेजस कह रहा है ए का ज्यादा होगा, ए का सारे बी का कुछ बता रहे हैं। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट सुनो पहले। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इंटर, तो इसका हाइड्रोजन तो इसी के साथ लिंक हो गया। अब इसके दो दूसरे मॉलिक्यूल से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, अपने दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम हो गया, है ना? खुद सोचो, वाटर के केस में क्या था, वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, मॉलिक्यूल आपस में अटैच थे, तो हमें हीट ज्यादा करना पड़ रहा था मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अट्रैक्शन कम करने के लिए, है ना? अब जैसे हम बात करते थे H2S की, तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था क्योंकि उसमें H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अट्रैक्शन कम है, थोड़ा सा हीट करने पे मॉलिक्यूल निकलते चले गए, ठीक है। और वाटर में क्या है, वाटर में एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ रहा था, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? अब इसमें देखो, अब ये हाइड्रोजन तो इसके साथ लिंक हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका अट्रैक्शन क्या हो गया, नहीं है, लेकिन इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, इसमें H फ्री है, तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इंटर कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इंट्रा होने की वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अब इंटर नहीं कर पाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ लिंक हो गया, तो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम हो गया, है ना? तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट करोगे निकल रहे मॉलिक्यूल से, तो कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, कम टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दक्ष कह रहा है सरफेस एरिया, अरे बेटा इसमें सरफेस एरिया क्यों देखेगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, इसमें इंटर हो रही है, इसमें इंट्रा हो रही है, समझे? बात क्लियर हुई? बोलो यस और नो। ओके, अब बता दो जरा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, बी का, बिल्कुल सही है, बी ग्रेटर देन ए। तो बेटा इंट्रा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगी, लिख लो इसे, इंट्रा क्या करेगी, इट विल डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगी, ठीक है। देखो लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा वेपर प्रेशर बताओ भाई, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ए का, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, ध्यान रखना। स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, ए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो स्टीम वोलेटाइल, उसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा, ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल। उस टाइम में कौन स्टीम वोलेटाइल है, कौन मोर स्टीम वोलेटाइल है, ए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अच्छा सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताओ जरा, सोच के आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की, ए की या बी की, बिल्कुल सही है, बी की, बी ग्रेटर देन ए। चलो देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बी ग्रेटर देन ए, रीजन देख लो भाई इसका, वाटर इसके साथ क्या कर लेगा, इंटर कर लेगा, लेकिन इसका हाइड्रोजन तो यहाँ लिंक हो गया, यहाँ एंगेज हो गया, तो वाटर के साथ इंटर नहीं होगी, तो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी, ठीक है भाई, इंटर हो जाएगी। चलो बेटा देता हूं इसको, देखो ऐसी बेटा एग्जांपल ये है, ये देख लो, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड OH, साथ साथ लिखते जाओ COH, फटाफट एग्जांपल लिखते जाओ, नाम भी याद रखो,
OH COH जो कॉमन नेम है वो मैं बार बार यूज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड और दो वाला सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, चिलेशन होगी, इसमें चिलेशन नहीं होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, बी का, ठीक है। स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, ए होगा। वेपर प्रेशर किसका होगा, ए होगा। वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, बी होगा, ठीक है। चिलेशन किसमें होगी, ए में होगी। क्लियर है। नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, मैंने कराया हुआ है तुम्हें सैलिसाइलिक एसिड। देखो फॉर एग्जांपल ये समझना, आप बार बार मुझसे टोटोमेरिज्म पूछ रहे, थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में तो हम करेंगे आइसोमेरिज्म में। देखो ये कंपाउंड है बेटा, इसका ये टोटोमर है CH3COH डबल बॉन्ड CHCO CH3, है ना। इन दोनों को बोलेंगे टोटोमर। दे आर टोटोमर्स, दे आर आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये टोटोमर होते हैं। लाइट गई। सॉल्युबल का रीजन बताना सर। हर्षित बेटा सॉल्युबल देख, वाटर में सॉल्युबल पैरा वाला इसलिए होगा क्योंकि पैरा वाला वाटर के साथ इंटर बना लेगा, वाटर के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो वाला अपने में ही, ऑर्थो वाला हाइड्रोजन NO2 के साथ ही लग गया तो वाटर के साथ इंटर बनाने की टेंडेंसी कम होगी। इसलिए वाटर में सॉल्युबल कौन सा होगा, जिसमें इंट्रा नहीं होगी, जिसमें इंटर होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मैंने कराया नहीं क्या अभी, डाइपोल मोमेंट, अच्छा इसके बाद डाइपोल मोमेंट कराऊंगा बेटा, ठीक है। इसके बाद डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट में आपको पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो देखो ये बेटा टोटोमर है, टोटोमर में क्या होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। हाइड्रोजन ये CO है, इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गया, है ना। देखो इसमें CO है, दोनों में CO, तो CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। जब CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन चिलेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा इनोल फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये तुम्हें रट जाएंगी पूरी, क्योंकि ये पूरा एक नहीं, कम से कम 2 लेक्चर लगने हैं कीटो इनोल के लिए। अभी सिर्फ समझो, ये दोनों रेजोनेंस नहीं है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर टोटोमेरिज्म। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन फिक्स रहती है। यहाँ पर एटम की पोजीशन चेंज हो गई, पहला हाइड्रोजन यहाँ था, अब हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया। ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया। दे आर टोटोमर्स, जिसमें हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। टोटोमर क्या होता है बेटा, आइसोमर होते हैं। टोटोमर क्या होता है, आइसोमर होते हैं। वो दो आइसोमर जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है ना। तो ये दोनों क्या है, आइसोमर है। क्लियर है। अब देखो इसमें ये इनोल फॉर्म है बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन पर OH इनोल फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म है CO। तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी चिलेशन की वजह से ज्यादा हो जाती है। ये चिलेशन तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। स्टेबल कौन सा था बताया, स्टेबल तो ये ज्यादा होना चाहिए था। देखो CH3COCH3 समझना है ना, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिर भी एक बार देख लो। ये है ना, ये है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, 99% कीटो फॉर्म में मिलती है, इनोल फॉर्म 0.01%। कीटो क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी CO की ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी देखो भाई, CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है ना। और इस केस में चिलेशन की वजह से इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। जनरली कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब चिलेशन आ गई, यहाँ पर क्या है, चिलेशन आ गया, तो चिलेशन की वजह से, ये एप्लीकेशन है बेटा चिलेशन की, चिलेशन की वजह से इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लिख लो इसको, ठीक है। वैसे तो बार बार आएगा, इंपॉर्टेंट चीजें कई बार आ जाती है, ठीक है। चलो देखो जो पढ़ चल रहा है उसे अच्छी से करो, लिख लिया है, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसकी एप्लीकेशन के। देखो मैंने आपको बताया था IUPAC नोमेनक्लेचर में याद करना कि जो जैम डायोल होता है, जैम
डायोल, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, याद है? एक कार्बन पर दो OH नहीं टिक पाते। जैम डायोल क्या होता है? अनस्टेबल होता है ना, याद है तुम्हें? लेकिन ये कंपाउंड है और ये CCl3CHO है ना, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो बनता है CCl3CHO, Cl 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 C OH और OH और H। देखो ये H2 है ना बेटा, ये ध्यान रखना, H और OH है। देखो सुनो, अब H और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? O। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस। जब ये टूटेगा तो OH पर माइनस आएगा, H पर प्लस। ये बात क्लियर है? आधी बात समझ में? O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H कम है, H पर पॉजिटिव है, OH पर नेगेटिव है। बात सही है? अब देखो C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी बताओ। C और O में कौन है? O है, तो बॉन्ड का टूटेगा, O पर टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O है, तो बॉन्ड ऊपर टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। H प्लस को माइनस के पास, OH को प्लस के पास भेज दो, ये बन गया। बन गया? है इजी है। कौन कहां पे जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, ठीक है ना? अब से देखो बेटा, यहाँ पर एक कार्बन पर दो OH है, पर यहाँ पर एक कार्बन पर दो OH, अच्छा धीरे चलो धीरे, एक कार्बन पर दो OH है, पर यहाँ पर एक कार्बन पर दो OH टिक जाते हैं ड्यू टू चिलेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर दिया आपने, पहले तो बताया था कि Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करा रहे हो। देखो जब भी चिलेशन होगी, जब भी चिलेशन होगी, 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है सिर्फ इंट्रा। मैंने आपको लिखाया था HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, Cl का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है, लेकिन Cl नहीं करता। लेकिन इंट्रा में मैं लिखा रहा हूं, इंट्रा में Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जब भी चिलेशन होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। लिख लो। हाँ क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन या आयोडीन ये नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के लगभग बराबर होती है, ठीक है? जब भी रिंग फॉर्म होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिंग फॉर्म होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी रिंग फॉर्म हो रही होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसे नोट कर लो भाई। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखे जाते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। पहले हम कहते थे कि एक कार्बन पर दो H नहीं टिकेंगे, पर एक्सपेरिमेंटल देखा कि ये एक कार्बन पर दो H आ गए, फिर उसका रीजन दिया कि भाई ये कुछ हो रहा होगा इसके अंदर, इसमें क्या होता है, ये OH क्यों टिक रहे हैं? ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन गई है, तो चिलेशन की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है? बाकी तो जो Cl कर रहा है, F N ये तो सब करेगा ही, ठीक है? देखो ऐसे ये भी होगा, देखो CF3CHO, अगर इसमें हम H2O का ऐड कराएंगे, इसमें भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। देखो मैंने फॉरवर्ड वाला है वो बड़ा बनाया है, छोटा बनाया है, फॉरवर्ड बड़ा बनाया है, ये छोटा बनाया है, तो ये बनेगा F F F। ये चीज तुम कई बार पढ़ने वाले हो, क्लास 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है? क्लास 12th में किसी और टॉपिक में पढ़ोगे, है ना? देखो इसका नाम होता है बेटा क्लोरल हाइड्रेट, ना लिख भी लो नाम, फिर 12th में फिर एक बार आएगा क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल होता है ये पूछा जाता है, तो आप बोलोगे रिलेशन की वजह से। क्या फ्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर दो H क्यों टिक जाते हैं, पानी क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि ड्यू टू चिलेशन। और यहाँ पर एक कार्बन पर दो H नहीं टिकते, तुरंत क्या होगा, पानी निकल जाएगा, क्योंकि जैम डायोल अनस्टेबल होता है। यहाँ पर जैम डायोल स्टेबल क्यों है? जैम का मतलब एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप लगे हो, तो चिलेशन की वजह से, ठीक है? और एग्जाम्पल लिख लो, लिखते जाओ जरा जल्दी जल्दी। जैसे ये एग्जाम्पल है,
ये CO है, ये CO है, ये CO है, इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दिया, फिर ये बना दो, ये CO या COH, यहाँ पर OH, ये CO, शायद नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे रहा है, ठीक है। चिलेशन की वजह से जैम डायोल स्टेबल होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी देखो एक कार्बन पर 2 H है, पर चिलेशन की वजह से स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। एक कार्बन पर 2 H टिक जाते हैं ड्यू टू चिलेशन, चिलेशन की वजह से। सराउस क्लोरोहाइड्रेट इज 5 मेंबर रिंग। देखो भाई 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर हो गए ना इस रिंग में, एक रिंग नीचे होगी 5 मेंबर की, ठीक है सर। लेफ्ट में, चलो लेफ्ट में लिखो, मिटा रहा हूं मैं। 11th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल नहीं बेटा, वो 12th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल है। नीचे वाला क्या है, इसको फ्लोरल हाइड्रेट बोलोगे बेटा, एफ है ना, ये Cl की जगह एफ है, तो इसको फ्लोरल हाइड्रेट, इसको फ्लोरल हाइड्रेट, इसको फ्लोरल हाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन को भी टच करते, क्या हाइब्रिडाइजेशन को भी टच करते इसने, एडिशन के बाद यहाँ sp2 था, इसके sp3 एडिशन के बाद फर्क पड़ गया हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखो, अब कुछ चीज ध्यान रखना, और ये आपको कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, 4 से 5 बार एग्जाम में मिलेगा ये, इसलिए बार बार मैं कराता हूँ। ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल में आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना है, वैसे यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है जिन एसिड में हाइड्रोजन होते हैं, तो जो जितनी आसानी से अपना H+ देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, जो जितनी आसानी से H+ देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। या ये देखो, जैसे ये होता है ना H एसिड होता है, H+ + A-, इसका हम कांस्टेंट लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H, ठीक है। अब देखो HA क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट हो रहा है, और ये एसिड है तो K लगा लो, तो जो K है ना इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ना। ये डिसोसिएट हो रहा है H+ A- में, ठीक है, जितना डिसोसिएट होना था हो गया, मान लिया 10% डिसोसिएट हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब जितना H से H+A- उतना वापस जा रहा है इक्विलिब्रियम पर। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो लेते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने A क्यों लगाया क्योंकि एसिड के लिए लिख रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो किस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा, K ज्यादा किसका होगा, जिसका डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, या कहेंगे जिसमें H+ ज्यादा मिलेगा, जो आसानी से H+ दे देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लिखो जरा, जिस भी एसिड में हाइड्रोजन है उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे, जो भी आसानी से डिसोसिएट होगा, इजीली H+ देगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लिख लेना, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कोई ज्यादा चिंता नहीं करना, इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा करते करते रट जाएगा, बार बार ये लिखोगे आप, बहुत सारे चैप्टर में यही लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर इसमें किसका ज्यादा होता है, ये A है B है, चलो खुद ही मारो, तुक्का मारो, A और B में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जरा बताओ। B, सारे B बता रहे हैं, सारे B बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इनको सबने बता दिया, बिल्कुल सही है। B ग्रेटर देन A, ऐसे सोच लिया, B ग्रेटर देन A, बिल्कुल सही है, क्योंकि A में हाइड्रोजन किस में लग गया, चिलेशन में, तो आसानी से H+ नहीं देगा,
ठीक है, बिल्कुल सही है ना। ये हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, पानी में डालोगे तो ये H+ दे देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसका H किस में चला गया, इंट्रा में चला गया। तो लिखे ना, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होगा चिलेशन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन चिलेशन में लिंक हो गया, एंगेज हो गया। ठीक है, अब आगे देखो और एग्जांपल। तो बेटा ये है सिस फॉर्म, सिस जानते हो, डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड सी CH यहाँ CH, इसका नाम होता है MALEIC, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड सिस फॉर्म। और इसकी ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं, ट्रांस क्या होता है, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं फूमेरिक एसिड, फूमेरिक एसिड। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, पर यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट ग्रुप का, भाई यहाँ दोनों एक साइड है, यहाँ पर अपोजिट हो गए। बस इतना ही करने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी, इनका एसिडिक कैरेक्टर अलग अलग होगा, इनकी विस्कोसिटी अलग अलग होगी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी बस इतना ही करने से। इसका मतलब इन दोनों को क्या बोलोगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है, सिस ट्रांस तो है। ठीक है, सिस ट्रांस क्या होते हैं, आइसोमर्स। हाँ, सिस ट्रांस क्या होता है, ये आइसोमर है। आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी क्या होगी अलग, तो इतना ही करने से अलग हो गई। ठीक है, नाम भी अलग हो गया, ये मैलिक और ये फूमेरिक। अब मैं इसमें पूछना क्या चाह रहा हूँ, इसमें चिलेशन कहाँ से आ गई, क्या करेगी चिलेशन, देखो क्या है? ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। देख लो भाई, अब इसमें क्या होगा, ये वाले में देखो, अगर एक हाइड्रोजन निकलता है पहले वाले में, C डबल बॉन्ड CH, हम मैलिक एसिड की बात कर रहे हैं पहले, हमने मैलिक एसिड से, देखो ये मैलिक एसिड से एक H+ निकाल दिया, ये आ गया O- है। O- आते ही क्या हो जाएगी, चिलेशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। वो पहले भी हो रही होगी, है ना, और H में, पर H निकलने के बाद और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, O- आ गया, चिलेशन और अच्छी हो जाएगी। इसमें H निकालोगे, लिखना जरूर, है ना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर में भी आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा तो तब आ जाएगा, है ना, लिखना जरूर। देखो इसमें H निकला पहला वाला, इसमें पहला वाला H निकला, इसमें पहला H निकल गया, इसमें H निकलने के बाद चिलेशन नहीं हुई क्योंकि दूर है, इसमें H निकलने के बाद चिलेशन हो गई, मतलब H निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका मतलब H आसानी से निकलेगा, इसको बोलेंगे K1। ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है यार, कोई नहीं है, तो आप कोशिश करो। देखो ये तो समझ आ गया, पहला H निकला, पहला H निकला तो इसको K1 बोल दिया, पहला डिसोसिएट हुआ, पहला H निकला, K1 डिसोसिएशन कांस्टेंट। H निकलने के बाद O- में चिलेशन अच्छी हो जाएगी, ये तो समझ में आ गया, H निकलने के बाद चिलेशन अच्छी होगी, ये समझ में आ रहा है, क्यों भी आ रहा है ना, आ रहा, क्योंकि O- आ गया ना भाई, O- में और प्लस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो H निकला, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ तो आसानी से बनेगा, आसानी से बनेगा तो H+ आसानी से दे रहा है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए मैलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर फुमेरिक एसिड से ज्यादा है, लिख लो, मैलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर फुमेरिक एसिड से ज्यादा है। दोनों में पूछ लिया कि भाई मैलिक और फुमेरिक में पहला हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा, तो आप क्या बोलोगे, मैलिक का। क्यों निकलेगा, लिख लेना रीजन, क्योंकि निकलने के बाद
जो ये बना इसको बोलेंगे मैलेट आयन। निकलने के बाद जो आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। निकलने के बाद जो आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ज्यादा स्टेबल क्यों बन रहा है? चिलेशन की वजह से। हाँ, फुमेरिक में बेटा कम होगी, उसमें ज्यादा हो गई वो माइनस में गैस निकल के। यहाँ तो होनी नहीं है, इधर तो फुमेरिक में तो होनी नहीं है। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा स्लो बोल दो फिर। चलो थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ से पहला हाइड्रोजन निकालोगे, O माइनस बनेगा, O माइनस बन के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो H प्लस आयन को निकालना चाहेगा। तो जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K1, K1 जो होता है, मान इसका भी K1 मान लिया, तो K1 मैलिक एसिड का फुमेरिक एसिड के K1 से ज्यादा होता है। लिख लेना। H प्लस आयन निकलने के बाद चिलेशन हो गई, इसमें नहीं हो रही, है ना। अब दूसरा हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा, जरा बताओ। क्यों भाई, बताओ तुम लोग। दूसरा हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा? मैलिक में या फुमेरिक में? दूसरा हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा? मैलिक में, फुमेरिक में? किसमें? फुमेरिक में, क्योंकि मैलिक में तो यहाँ लिंक हो गया। दूसरा हाइड्रोजन किसमें से निकलेगा? फुमेरिक में आसानी से निकलेगा। इसीलिए लिख लेना नोट डाल के, जो K2 होगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलना मतलब जो K2 होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा सेकंड वाला, वो फुमेरिक का मैलिक से ज्यादा होगा। जब एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक आता है, तो आपको बताया जाएगा, फिर से बताया जाएगा ये। ठीक है, हाँ ओवरऑल तो एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। पहला हाइड्रोजन निकलना, जिसमें पहला आसानी से निकलता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होता है? बोलो बोलो, किसका होता है? मैलिक का। लेकिन वो स्पेसिफाई कर दिया कि भैया K2 बताओ। K2 मतलब सेकंड हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा? सेकंड हाइड्रोजन किसमें आसानी से निकलेगा? तो आंसर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फुमेरिक एसिड। देखो याद रहना चाहिए बेटा, है ना, फुमेरिक एसिड, है ना। K1 किसका ज्यादा होगा? मैलिक का। K2 ज्यादा किसका होगा? फुमेरिक का। क्यों ज्यादा होगा? रीजन लिख लो, लिख लो रीजन। ठीक है, चलो जाओ भाई, थैंक यू।